चलिए स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारी इस 6 क्लास है जिसमें हम जनरल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी बायोलॉजी के पोर्शन को उठाया हुआ है। और बायोलॉजी के पोर्शनों की यदि हम बात करें तो पिछली 5 क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 क्लासों को हमने कंप्लीट कर लिया है और 5 क्लासों के अंदर हमने करीबन 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारी इस सामान्य विज्ञान यानी बायोलॉजी की हमारी 6वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर हम आज के 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सभी लोगों को आज मिलने वाला है और इन क्वेश्चनों को सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले सभी लोग जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि सभी स्टूडेंटों को ये क्लास पहुंच सके। तो बात करते हैं हम क्वेश्चनों की। तो हमने अभी सीरीज स्टार्ट की है आपकी जनरल साइंस की। जनरल साइंस के अंदर हमने बायोलॉजी के पोर्शन को सबसे पहले उठाया है और सभी एग्जाम जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं उन एग्जामों के पैटर्न के क्वेश्चनों को हमने इसमें उठाया हुआ है। जैसे कि एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है आपके, एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं आपके, रेलवे के एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, एनसीपीटी हो, उन सभी एग्जामों के से में पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं आपके, उन क्वेश्चनों को हमने इन क्लासों के अंदर जो भी हैं आपके उनके अंदर कवर करने की कोशिश की है। तो बात करते हैं, देखो क्वेश्चनों की। हम क्वेश्चनों का पैटर्न आपके सामने दे रखा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वायरस को, हमारा जो वायरस है, वायरस को सजीव कहा जाता है। भाई वायरस मतलब बोले तो विषाणु, हमारे पास जो विषाणु हैं, विषाणु, इस वायरस को सजीव कहा जाता है। सजीव मतलब वायरस की यदि बात करें हम, तो हमारे पास जो वायरस है ना, उस वायरस को हम सजीव भी कहते हैं और निर्जीव भी कहते हैं। दोनों श्रेणियों के अंदर हम इसको रखते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों ही के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सजीव हम इसको जब कहेंगे जब किसी जो होस्ट कोशिका या किसी जीवित सेल के अंदर या शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो ये अपना वृद्धि और विकास करने लगता है, अपनी संख्या को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। और यदि ये निर्जीव माध्यम के अंदर पड़ा हुआ है तो इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको सजीव कहा जाता है, इसके पीछे वजह क्या है। तो सजीव होने के पीछे कारण हमें ढूंढना है कि भाई सजीव होने के पीछे ये है कि मान लो ये वृद्धि कर सके, विकास कर सके, अपनी संख्या को बढ़ा सके, ऐसे गुण इसके अंदर सजीव के अंदर होने चाहिए, श्वसन कर सके, ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो जैसे ही ये एक्टिव कोशिका के अंदर किसी जीवित सेल के अंदर प्रवेश करता है तो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा लेता है भाई। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा बी वाला, कि अपनी संख्या को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसलिए वायरस को हम क्या कहते हैं भाई, सजीव कहलाते हैं। और वायरस का जो अध्ययन है ना उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। तो याद रखना है, आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 101 का बी वाला। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, जिसके लिए ऑप्शन है पहला हमारा पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक और प्रीकैम्बियन। ये हमें इनके वो दे रखे हैं ऑप्शन 4। तो हमें बात करनी है कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी ना वो हमारी जीवन के, देखो बात करें हम जीवन की उत्पत्ति को हमने अलग अलग कालों में विभाजित कर रखा है और उस हिसाब से जीवन के अलग अलग विकास को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। उन विकासों की यदि बात करें तो उनमें से हमारा आता है एक प्री कैम्ब्रियन काल। तो इस काल में हम बात करें तो सबसे पहले लाइफ की क्या हुई थी भाई, उत्पत्ति हुई थी। अलग अलग कालों की बात की जाए तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, डी आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वायरस रोग है। वायरस रोग है मतलब ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इसमें हमसे पूछा है कि वायरस जनित रोग कौन सा है या वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो बहुत सारी बीमारी हैं जो वायरसों से होती है, बहुत सारी बैक्टीरिया से भी होने वाली हैं, इन कवक से भी होने वाली हैं, प्रोटोजोआ से भी होने वाली हैं। तो अलग अलग जीव जंतुओं से अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इनमें से पूछा गया है कि हमारे पास वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है, उसका जवाब हमें देना है। तो देखो वायरस से होने वाली बीमारी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इनमें है इन्फ्लुएंजा है, डिप्थीरिया है, टाइफाइड है और हैजा है। तो हम इनकी बात करें कि जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा दे रखा है ना, वो इन्फ्लुएंजा नाम की जो बीमारी है ना हमारे पास,
वो बीमारी हमारी होती है कैसे, वायरस की वजह से, वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आंसर तो हमारा हो जाएगा क्या, इन्फ्लुएंजा, जो कि हमारा है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं भाई, फ्लू भी कहते हैं इसको, हम इसको फ्लू भी कहते हैं भाई, फ्लू भी इसको बोला जाता है। और ये किस वायरस से होता है जिसको अभी हमें नाम याद रखना है, फ्लू तो बोला ही जाता है, साथ में हमें याद रखना है मिन्सो वायरस, मिन्सो वायरस, इस वायरस से होने वाली ये बीमारी है। और इसके लिए हमें जैसे ही ये बीमारी हमें हो जाती है, इसके लिए हमें कुछ एंटीबायोटिक दवाओं को लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक, बायोटिक औषधि, जिन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक, प्रतिजैविक। इन औषधियों को हमें लेना पड़ता है, जैसे कि हमारे पास है टेरामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये हमारी एंटीबायोटिक्स दवा हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा हमारा था डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। टाइफाइड है, ये टाइफाइड भी हमारा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और हैजा है हमारा, हैजा भी हमारा कैसे, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। तो ये जो बीमारी हमें दे रखी थी, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, ये जीवाणु जनित बीमारी है हमारे पास, ठीक है। बाकी की ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इन्फ्लुएंजा हमारे पास जो दे रखा था वो वायरस जनित रोग है। तो आंसर हमारा 103 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 104। अगला दे रखा है वायरस होते हैं भाई, वायरस कैसे होते हैं ये हमसे पूछा गया है। देखो वायरसों की यदि बात की जाए तो वायरस एक ऐसा जीव है जिनका पूरा का पूरा शरीर जो है ना वो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, पूरा का पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, ये स्वतंत्र जीवन अपना यापन करते हैं। जैसे कि हमारा नाम सुना होगा, ठीक है। और दूसरी बात करें, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम बहुकोशिकीय कह देते हैं। तो वायरस हमारा कैसा है, एक कोशिकीय है, स्वतंत्र जीवी है। और दूसरा हमने पढ़ा था इसे सजीव भी कह सकते हैं हम, निर्जीव भी कह सकते हैं। सजीव कब कहेंगे, निर्जीव कहेंगे, ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि भाई एक कोशिकीय है तो क्या लगा टिक करें, या स्वतंत्र जीवी है तो क्या करें भाई। तो हमारा आंसर सबसे बेस्ट जाएगा क्या, ये वायरस जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीनी होते हैं भाई, स्वतंत्र जीन इनके अंदर पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, डी वाला हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक बुक का नाम दे रखा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो थे ना वो कौन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो भाई ओरिजिन जो स्पीसीज है ना, इस पुस्तक के लेखक थे हमारे पास कौन भाई, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी और इस पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने 1859 में किया था भाई। चार्ल्स डार्विन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी इनका, और जिसमें इन्होंने क्या किया था भाई, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे इन्होंने। डार्विन के सिद्धांत भी थे, लेमार के सिद्धांत भी थे, खुद विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए कि जीव जंतु इस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो अपने आप में भी, शरीर में भी, संरचना में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन, ठीक है। तो वो सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे। तो ओरिजिन स्पीसीज पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, जो किसके द्वारा दी गई थी भाई, डार्विन की पुस्तक है। इसका प्रकाशन उन्होंने कब किया था, 1859 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, शी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जवाब दे, एड्स का कारण है भाई। एड्स के 4 कारण हमें दे रखे हैं, क्या रुधिर कैंसर है, क्या जीवाणु है, क्या टीएमवी है, क्या HTLV थर्ड, ये हमें दे रखा है इस तरीके से कि एड्स का कारण क्या है भाई, ये हमें याद रखना है। तो भाई ये एड्स जो बीमारी है ना, एड्स, AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये जो बीमारी है ना ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और उस वायरस का नाम है कि हमारे पास HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके अंदर की बात करें हम तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोधी क्षमता क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। प्रतिरोधी क्षमता व्यक्ति की जो होती है ना वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। लैंगिक अंगों से संबंधित ये बीमारी है। तो हमें इसका आंसर देना है भाई कि क्या ऑप्शन है इसका, तो हमारे पास चला जाएगा देखो HIV, HIV इसी को कहते हैं HTL फिफ्थ थर्ड सॉरी फिफ्थ थर्ड
ये हमें ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो एड्स का कारण है, तो हमारे पास क्या चला जाएगा भाई, या तो ऑप्शन में हमें HIV मिलेगा या फिर ए नाम मिलेगा हमें, तो याद रखना है सभी लोगों को, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अगले क्वेश्चन में फिर पूछा है वायरस में होता है भाई, वायरस के अंदर क्या पाया जाता है। तो वायरस जो है ना, देखो हमारे पास एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, वायरस और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं क्या, जीवाणु, जीवाणु, और ये कहलाता है हमारा क्या, विषाणु, विषाणु, ये हमारा विषाणु कहलाता है। तो वायरस के अंदर यदि हम बात करें, आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम DNA या RNA कहते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायरस के अंदर क्या पाया जाता है, तो याद रखना है आपको, वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड या तो DNA मिलेगा हमें इसके अंदर, या फिर RNA मिलेगा इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या फिर इसके अंदर हमें RNA मिलेगा। दूसरी बात करें हम बाकी के वायरस को छोड़ के जो भी जीव जंतु हैं हमारे, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA और RNA हमें देखने को मिलता है। तो DNA की संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित संरचना इनके अंदर देखने को हमें मिलती है। तो वायरस के अंदर हमारा जो DNA और RNA जो होता है ना, वो कैसा होता है भाई, सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो हमें इनके अंदर दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करते हैं, DNA भी हैं और RNA हैं। जी क्या कहलाते हैं भाई, हमारे आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। DNA का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का नाम है हमारा राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो कि कोशिका के अंदर केंद्रक के बाहर RNA मिलेगा हमें कहाँ, राइबोसोम पर देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ हमें मिलेगा। तो आंसर हमारा जाएगा, वायरस में होता है DNA भी मिल सकता है और RNA भी मिल सकता है, लेकिन इनके अंदर जो DNA मिलेगा हमें वो कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा भाई, एक कुंडलित होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA देखने को मिलेगा। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है भाई, बैक्टीरियोफेज क्या है भाई, तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो जीवाणुओं का क्या करता है भाई, भक्षण करता है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, वायरस, वायरस, लेकिन ये कैसा वायरस है जो भक्षण करता है, किसका, किसको नष्ट करता है भाई, जीवाणु को, जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, बैक्टीरियोफेज कह देते हैं। तो ऐसा कौन है भाई हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका क्या, वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, जीवाणु जो पादप कोशिका पर, जीवाणु जो प्राणी कोशिका में भक्षण करता है, तो ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा। वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है, या हम कह सकते हैं वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है भाई, यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा क्या, जीवाणु पर भक्षण करता है, उनको नष्ट करता है, उनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे या उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उन्हें हम क्या देते हैं, बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज का हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं, तो आंसर हमारा ए वाला इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये बात हमें याद रखना है। क्यों, इसमें दे रखा है हमें हरा शैवाल है, हमारे पास कवक है, लाइकेन है और जीवाणु है। तो जीवाणु जो है ना, वो हमारी एक कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिकीय, बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, एक कोशिकीय संरचना। और एक कोशिकीय संरचना जो है ना, तो इनके अंदर कोशिका का प्रकार भी होता है कि इनके अंदर कोशिका जो पाई जाती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो दो तरीके की कोशिका है हमारे पास, एक यूकैरियोटिक कोशिका है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है ना, वो हमारी सबसे पहले उत्पन्न होने वाली कोशिका है, और आधुनिक एडवांस कोशिका हमारी जो कहलाती है ना, वो कहलाती है कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। तो जीवाणुओं के अंदर हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका देखने को मिलती है, जिसके अंदर बहुत सारी संरचनाओं का अभाव होता है, जैसे कि द्विकुंडलित जो दुई झिल्ली युक्त संरचना है, वो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाती हैं। इनके अंदर हमारा जो केंद्रक है ना, वो भी क्या होता है भाई, अनुपस्थित होता है, केंद्रक इनके अंदर नहीं पाया जाता है, किसके अंदर, जीवाणु के अंदर। तो आंसर हमारा चला जाएगा कि वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है किसके अंदर, जीवाणु के अंदर। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, जीवाणु। क्लियर, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि उपापचयी एंजाइम, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। उपापचयी एंजाइम जिन्हें हम मेटाबॉलिक एंजाइम कहते हैं, ये काय में अनुपस्थित होता है, जैसे कि कवक है हमारा, विषाणु है, जीवाणु है और
शैवाल है हमें ये दे रखे हैं, तो किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो मेटाबॉलिक जो एंजाइम होते हैं ना वो हमारे विषाणुओं में नहीं पाए जाते हैं भाई। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग जवाब दें इसका आंसर सी, विषाणुओं में कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये किसी सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तभी जाके ये क्या होते हैं? एक्टिविटी। अदरवाइज इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एंजाइम उपापचय क्रिया है या कोई अन्य जैविक क्रिया इनके अंदर नहीं हो रही होती हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज में होता है भाई। बैक्टीरियोफेज अभी हमने पढ़ा था एक तरीके से कि बैक्टीरियोफेज हमारे पास क्या है भाई? वायरस है हमारे पास, वायरस। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है एक द्विकुंडलित डीएनए। डीएनए जो मिलेगा ना इनके अंदर कैसा मिलेगा भाई? द्विकुंडलित डीएनए मिलेगा। अभी हमने पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है और जो इनका जो शरीर होता है ना वो कैसे बना होता है भाई? एक तरीके से प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स से मिलकर बना होता है भाई। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है भाई? तो ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। बैक्टीरियोफेज में होता है केवल प्रोटीन्स, कार्बन और नाइट्रोजन, न्यूक्लियोप्रोटीन और डीएनए। बैक्टीरियोफेज में द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, ये बात भी सही है। इनका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है, केवल प्रोटीन्स का बना होता है, ये बात हमें याद रखना है। बाद बाकी क्या इनमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए भी हमें देखने को मिल सकता है इनके अंदर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? केवल प्रोटीन। अगला क्वेश्चन 112, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है? क्वेश्चन हमें दे रखा है प्रथम विषाणु के खोजकर्ता कौन है भाई? तो प्रथम विषाणु, सबसे पहली बार जो विषाणु देखा गया था ना, वो विषाणु की जो खोज की गई थी ना वो 1892 में की गई थी। 1892 में इवानोस्की द्वारा की गई थी, जो कि की गई थी टीएमवी वायरस में, टोबैको मोजेक वायरस में, यानी तंबाकू की पत्तियों में, जिसे हम कहते हैं तंबाकू की जो पत्तियां थी ना उन पत्तियों में सबसे पहले इनके द्वारा इस वायरस नुमा संरचना को देखा गया। और इन वायरसों के अंदर हमें सजीव के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और निर्जीव के भी लक्षण को देखने को मिलते हैं। सजीव लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीव लक्षण भी पाए जाते हैं। इसलिए हम इन वायरसों को सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी कह देते हैं। तो इनकी जो खोज करता है ना उनका नाम क्या है? इवानोस्की। इवानोस्की नाम याद रखना है सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा विषाणु किसमें पाया जाता है भाई? विषाणु के भी अलग अलग आकार होते हैं और सबसे बड़ा विषाणु हमें याद रखना है कि सबसे बड़ा जो विषाणु है ना वो हमारा कौन सा है? जिसमें हमें दे रखा है पॉक्स विषाणु, हर्पीज विषाणु, सार्कोमा विषाणु और ट्यूमर विषाणु। तो ये हमें दे रखा है। तो चार ऑप्शनों में से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा विषाणु हमें देखने को मिलता है किसके अंदर? पॉक्स वायरस के अंदर। पॉक्स वायरस, इस वायरस के का जो विषाणु है ना वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, पॉक्स। तो पॉक्स में हमारे पास आता है, देखो एक स्मॉल पॉक्स आता है जिसे हम चेचक कहते हैं और छोटी माताएं आती हैं हमारी जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका चला जाएगा क्या? पॉक्स वायरस। यही हमें दे रखा है सिर्फ, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चनों की सीरीज आपकी कंटिन्यू है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था भाई। जीवन की जो उत्पत्ति है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको किसके द्वारा लिखा गया था भाई? जीवन की उत्पत्ति, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये थे हमारे ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक को लिखने वाले, जो लिखी गई थी 1936 में। और जो वैज्ञानिक थे ना हमारे वो थे ओपेरिन। इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था 1836। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति जो कैसे हुई थी ना उसके बारे में पूरा डिटेल इन्होंने समझाया हुआ है। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा गया किसके द्वारा? ओपेरिन के द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था भाई? जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय पे पेड़ पौधे तो नहीं थे, तो सबसे नहीं थे, तो श्वसन करने वाले जीव जंतु तो नहीं होंगे इतना तो, क्योंकि पेड़ पौधों की जो उत्पत्ति है ना वो कब हुई है भाई? बहुत बाद में जाके हुई है पेड़ पौधों की। तो जीवन तो जो पहला जो जीव था ना वो अवायवीय श्वसन करता था, ना कि वायवीय श्वसन करता था। और जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी ना भाई वो भी याद रखना है सभी लोगों को, काय में हुई थी? जल में हुई थी। तो सबसे पहले जीवन जो उत्पन्न हुआ था उस समय जीव कैसा था? एन एरोबिक था, अवायवीय जीव था। सबसे पहला जो जीव था ना वो कैसा था? अवायवीय। अवायवीय, श्वसन नहीं करता था, मतलब उसे हम अवायवीय कह देते हैं। और इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें नहीं होती है। और जब वायवीय श्वसन होता है उसी के अंदर हमें काय की आवश्यकता होती है? वायवीय
श्वसन, उसके अंदर हमें O2 की आवश्यकता होती है और इसके अंदर हमें O2 की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहला जो जीव उत्पन्न हुआ होगा इस पृथ्वी पर, जैसा भी होगा वो, तो वो श्वसन नहीं करता था, उसे हम क्या देते हैं, क्या, एनएरोबिक, अवायवीय श्वसन कहलाता है हमारा। यही है एनारोबिक, इसी को हम अवायवीय श्वसन के नाम से जानते हैं, या फिर हम अनौपचारिक श्वसन भी इसको कह सकते हैं। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी वाला। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 116, जिसमें हमसे पूछा है विषाणु होते हैं। भाई बहुत ज़्यादा विषाणु, बैक्टीरिया, इनसे संबंधित क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि विषाणु होते हैं भाई। तो विषाणु यदि एक तरीके से बात करें ना, विषाणु हमारे पास जो संरचना है ना, वो एक तरीके से डिपेंडेड होती है किसी इस पर, किसी दूसरे जीव पर, और पूर्ण, जिसे हम कहते हैं पूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी, ये बात याद रखना है भाई। पूर्ण परजीवी पूरी तरीके से दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जैसे जो अपना भोजन एवं आवास दूसरे जीव जंतुओं से ग्रहण करते हैं, उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, परजीवी। जैसे और भी जीव जंतु हैं हमारे पास, जैसे कि जोंक है, जिसे हम लीच कहते हैं, जू हैं, अमरबेल है हमारे पास, और विषाणु हैं। ये कैसे होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। ठीक, तो देखते हैं आंशिक मृतोपजीवी या पूर्ण परजीवी। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण परजीवी हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117 क्वेश्चन पे हमें देखा, निम्न प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन सा है भाई। तो देखो, मनुष्य के यदि उत्पत्ति की बात करें, इस जीवन पर जो जीवों का वर्गीकरण है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सीलेंटेटा, प्लेटीहेलमिन्थे, नेमेटीहेलमिन्थे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। फिर उसमें आ जाती है हमारे पास कौन, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के बाद भी हम बात करें, फिशीज है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एबीज है, और उसके बाद आती हैं मैमल्स। और मैमल्स में हमें 16वें नंबर का एक ग्रुप मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्या, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स, तो प्राइमेट्स वर्ग में जाके स्तनधारियों की क्या हुई थी भाई, उत्पत्ति हुई थी। और मनुष्य हमारा इधर ही कहीं उत्पन्न हुआ था बहुत समय बाद। मतलब सबसे पहले तो इस तरीके का जीवन पृथ्वी पर रहा होगा, उसके बाद आगे कहीं जाके ऐसे जीव जंतुओं की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, प्राइमेट्स वर्ग के अंदर आता है। तो इस प्राइमेट्स वर्ग के अंदर हमारा गोरिल्ला है, चिंपांजी है, गिब्बन है, औरंगुटान भी है, औरंगुटान, सॉरी गलत प्रिंट हो गया, औरंगुटान ये भी है। तो इनमें से हमसे पूछा गया है कि जो सबसे निकट जो संबंधी है मनुष्य का, वो कौन है भाई। तो इनमें से हम चार ऑप्शनों में से सबसे निकट संबंधी मानते हैं किसको, गोरिल्ला को। गोरिल्ला के साथ मनुष्य के ज़्यादातर लक्षण देखने को मैच खाते हैं, चाहे हम डीएनए की बात करें या और शरीर की संरचनाओं की बात करें, मैच करते हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, गोरिल्ला। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ है हमारे पास, टिड्डा है हमारे पास, कबूतर है, इनके पंख होते हैं भाई। चमगादड़ भी उड़ता है पंखों के माध्यम से, टिड्डा भी उड़ता है पंखों के माध्यम से, और कबूतर भी उड़ता है काय के माध्यम से, पंखों के माध्यम से ही उड़ता है। तो इनके जो अंग होते हैं ना, उन अंगों को हम कह देते हैं, कैसे अंग पाए जाते हैं इनके अंदर, समरूप अंग पाए जाते हैं। कैसे, समरूप अंग पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जो है ना, और जो संरचना है, वैसे बात करें हम इनकी उत्पत्ति और इनके विकसित होने की जो संरचना है, यदि उसको देखा जाए संरचना को, तो इनकी सबकी अलग अलग है, लेकिन इनके काम सबके सेम हैं। काम की बात करें, इनका जो कार्य है ना, कार्य सेम है, किसका, पंखों का। पंखों का काम क्या है भाई, उड़ने का काम। तो ऐसे अंगों को ही हम कह देते हैं क्या, इनकी उत्पत्ति और संरचना क्या होती है भाई, अलग अलग होती है, और कार्य इनके क्या होते हैं, समान होते हैं। उन अंगों को हम क्या कह देते हैं, समरूप अंग कह देते हैं। दूसरी बात करें, समजात अंग कैसे कहेंगे, जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और कार्य क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं क्या, समजात अंग। और अवशेषी अंग हम जानते हैं, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो हमारे पूर्वजों में तो क्रियाशील थे, लेकिन आज हमारे शरीर में क्या है, वो अवशेष रूप में पाए जाते हैं, उनका कोई काम हमारे शरीर में नहीं है। उन अंगों को हम अवशेषी अंग कह देते हैं। और बाह्य कंकाल ये हमारा बाह्य एक्सोस्केलेटन, शरीर के अंदर जो कि त्वचा है, बाल है हमारे, ये बाह्य कंकाल के अंदर हमारे आते हैं। तो टिड्डे, चमगादड़ में कबूतर के पंख कैसे देखने को मिलेंगे हमें, समरूप। क्यों, क्योंकि इनके सभी काम, पंखों का काम क्या है, उड़ने का कार्य क्या है, समान। लेकिन चमगादड़ के अंदर हड्डियों की उत्पत्ति अलग है, टिड्डे के अंदर अलग है, कबूतर के अंदर अलग है। तो चमगादड़ की यदि हम बात करें, तो चमगादड़ हमारा एक स्तनधारी है, टिड्डा हमारा एक कीड़ा है, और कबूतर एक क्या है, हमारा पक्षी। तो इनके अंदर हड्डियां जो होती है ना,
जैसे कि हाथ की हड्डियों की बात करें, इनके हाथ ही काय में बदल गए हैं, चमगादड़ के अंदर पंखों में। तो जिसकी हाथ की हड्डियों की बात करें, इनके हाथ ही काय में बदल गए हैं, चमगादड़ के अंदर पंखों में। तो जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस है, रेडियस है, आल्ना है। ये हड्डियों की उत्पत्ति संरचना क्या होती है भाई, सबके अंदर अलग अलग होती है और इनका काम सेम है उड़ने का। इसलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ऐसे अंगों को हम क्या कह देते हैं, समरूप अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन और 119 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जिसमें दे रखा है हमें, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है और उसे क्या कहा जाता है। ऐसा जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है और उसी पर अपना भोजन ग्रहण करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऐसे जीव को क्या कहा जाता है। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, स्पोरोफाइट, पैरासाइट, सेप्रोफाइट और एफीफाइट, इस तरीके से इनको दे रखा है। तो जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है ना, उसे हम कहते हैं क्या, सेप्रोफाइट। ये बात आपको याद रखना है, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट कहलाते हैं हमारे पास, ठीक है। और मृत कार्बनिक पदार्थों का को ही अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा सेप्रोफाइट। मृत कार्बनिक पदार्थों को खाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट। जैसे बहुत से अपघटक हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरस भी आ जाते हैं। जैसे कोई जीव मरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस पर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसों का क्या, सूक्ष्म जीवों का क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं क्या, अपघटन की क्रिया ये करते हैं, अपघटन, अपघटन। और कोई जीव जैसे मरता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, दुर्गंध, सड़न जो आने लगती है, वो जब ही आती है जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे जीव जंतुओं का क्या हो गया होता है, आक्रमण। तो उनको हम क्या कह देते हैं, सेप्रोफाइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेप्रोफाइट। अगला क्वेश्चन, सरीसृपों का योग है भाई, जवाब दीजिए, सरीसृपों का योग कौन सा है भाई। सरीसृप रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, उनका योग कौन सा कहलाता है भाई। तो ये बात आपको याद रखना है। अलग अलग युगों में हमने इसको विभावित कर रखा है, जीवन की उत्पत्ति को। तो इनमें से हमारे जो रेप्टाइल्स हैं ना, उनका युग बोला जाता है किसको, मीसोजोइक को भाई। तो ऑप्शन में दे रखा है हमें डी वाला, डी हमारा आंसर हो जाएगा इसका। मीसोजोइक महाकल्प जो है ना, वो सरीसृपों का युग कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है भाई। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद में, तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो उनके अंतिम उत्पाद हमने देखो, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, सॉरी, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, या फिर हम कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड। इस तरीके से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है ना, वो पाए जाते हैं। इनकी संरचना मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, स्टार्च है हमारे पास, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे पास। तो जब ही इनका पाचन होता है तो ये बदल जाते हैं किसके अंदर, मोनोसैकेराइड के अंदर, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, अंतिम पाचन क्या कहलाता है इनका, मोनोसैकेराइड। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ शरीर की अधिक आवश्यकता है और वृद्धि और नई नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, सबसे अधिक आवश्यक होता है। ये है क्वेश्चन आपका पूरा का, कौन सा पदार्थ शरीर की अधिक आवश्यकता है, वृद्धि और नई नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक क्या होता है भाई, आवश्यक होता है। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन 122 को। तो कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है, ऐसे क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा देखते हैं। देखो, शर्करा है, वसा है, लवण है, और हमें क्या दे रखा है, प्रोटीन दे रखा है। तो देखो, बात करें कि हमारे पास शरीर के अंदर जो निर्माणकारी जो पदार्थ है, निर्माणकारी पदार्थ है, वो है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, उनकी वृद्धि करेगा, उनका विकास करेगा, उसके लिए क्या होता है, आवश्यक। तो उस पदार्थ को हम क्या कह देते हैं, निर्माणकारी पदार्थ कह देते हैं। क्लियर बात। तो हमारा आंसर इसका क्या चला जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कि किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है भाई। किस रूप में प्रोटीन का संचरण पूरे शरीर के अंदर होता है। तो भाई प्रोटीन्स की यदि बात करें तो जो प्रोटीन्स जो होता है ना, वो हमारे शरीर के अंदर एमिनो अम्लों में टूट जाता है। एमिनो अम्ल इनके अंदर टूट जाता है और इसी माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है, जिन्हें हम एमिनो एसिड्स बोल देते हैं। तो हमारा आंसर चला जाएगा, एमिनो एसिड्स तो है नहीं है, जिन्हें हम एमिनो एसिड्स के अंदर हम बोल देते हैं क्या,
न्यूक्लिक एसिड, ये भी है हमारे पास, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी चलेगा हमारा, न्यूक्लिय अम्ल जिन्हें हम बोल देते हैं, जैसे कि आरएनए है, डीएनए है, वो ही हमारे इसके अंदर आते हैं। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, सॉरी एमिनो अम्ल, डी, सॉरी डी आंसर हमारा इसका हो जाएगा। बस ये अम्ल नहीं होगा और एंजाइम भी हमारे नहीं होंगे। 123 का आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है भाई। सबसे पहले हमें यूरिया की बात करना है। तो हमारे शरीर से क्या होता है कि जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं या कुछ भी हम खाते हैं, तो उन पदार्थों से हमारे शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थों का क्या होता है, निर्माण, और उन पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना होता है, अति आवश्यक है। इसे हम क्या कह देते हैं, उत्सर्जन। और ये उत्सर्जन का काम जो है ना, वो हमारे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है भाई, किडनी के द्वारा किया जाता है, जिसे हम ब्रक कहते हैं भाई, ब्रक। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के द्वारा ही हमारे शरीर के ब्लड को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, छाना जाता है। तो हमारे शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है ना, वो क्या है भाई, यूरिया है। यूरिया हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मेन रूप से पाया जाता है, जिसका सूत्र आप लोगों को याद रखना है, NH2CO NH2। ये इसका क्या होता है भाई, रासायनिक सूत्र होता है। तो इसने पूछा है कि इसका संश्लेषण कहाँ होता है, इसका निर्माण क्या होता है भाई। तो इसका निर्माण होता है यकृत के अंदर, लिवर के अंदर। तो आंसर हमारा इसका चला जाएगा क्या, यकृत में। क्लियर, आंसर बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है 125। कोट का उत्सर्जी पदार्थ, सॉरी ये कीट है, कीट का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, ये बोला है हमसे। तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, वो अपने शरीर से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं भाई, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है ना, वो निकलता है। ऐसे जीव जंतुओं को हम यूरिकोटैलिक कहते हैं, जैसे कि हमारा छिपकली है, सांप है, पक्षी हैं, पक्षियों को देखा होगा, वो बीट बीट का उत्सर्जन करते हैं, बीट। तो यूरिक एसिड होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ अमोनोटैलिक भी हैं। अमोनोटैलिक ऐसे जंतु होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया NH3। ठीक है, यूरिया अभी सूत्र हम पढ़ चुके हैं, मनुष्य में इसका ही उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका चला जाएगा क्या, यूरिक एसिड। ठीक है, तो कीटों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, यूरिक एसिड। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सभी कीट होते हैं भाई। सभी कीट किस तरीके के होंगे, तो भाई सभी कीट हमें देखने को मिलते हैं कैसे, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक। क्यों, क्योंकि ये काय का उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे, यूरिक अम्ल। ठीक है, अमोनोटैलिक जंतु किसे कहते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया। और यूरियोटैलिक कहते हैं उन्हें जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग आवश्यकता है शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को क्या निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा भाई, सभी कीट कैसे होंगे भाई, हमारे यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन करेंगे, तो यूरिकोटैलिक हमारे जंतु कहलाएंगे। 126 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन 127, जिसमें हमें दे रखा है कि रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया, रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था, वो एंजाइम हमारा कौन सा है। तो इसके बारे में हमें याद रखना है भाई कि रवे के रूप में जो सबसे पहला एंजाइम तैयार किया गया था, वो था हमारे पास कौन सा, यूरिएज भाई। यूरिएज जो एंजाइम था, उसको सबसे पहले तैयार किया गया था। और बहुत सारे एंजाइम हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, पाचन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आंसर आपको याद रखना है क्या, बी, यूरिएज। अगला क्वेश्चन का जवाब दें भाई सभी लोग, उत्सर्जन की इकाई किसे कहते हैं भाई, उत्सर्जन की इकाई किसे कहते हैं, ये बात सभी लोगों को याद रखना है भाई। उत्सर्जन की इकाई, तो जस्ट अभी मैंने पढ़ाया, बोला था कि उत्सर्जन का जो काम है ना, वो हमारे शरीर के अंदर किडनी मेन रूप से है। रक्त को छानने का काम जो किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी के अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं किडनी के अंदर, जिन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, नेफ्रॉन कह देते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर करीबन 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। टोटल बात करें तो 20 लाख नेफ्रॉन हमें दोनों किडनियों के अंदर देखने को मिलते हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं के द्वारा ही हमारे शरीर के खून का शुद्धिकरण किया जाता है और हानिकारक पदार्थों को यूरिन के माध्यम से उनका उत्सर्जन किया जाता है। तो उत्सर्जन की मेन इकाई हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, नेफ्रॉन कहलाएगी। न्यूरॉन्स क्या है भाई, हमारी तंत्र का तंत्र की इकाई है। एक्सॉन क्या है, तंत्र का तंत्र का एक लंबा सा सिरा वाला भाग हमारा एक्सॉन कहलाता है। तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन के लिए। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं भाई। तो 4 ऑप्शन है, देखिए पढ़िए, यूरिया है, एन्यूरिया है, यूरोक्रोमिया है, या उपरोक्त सभी है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई। तो जवाब दिए कि वृक्क या किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं भाई, तो याद रखना है, जब यूरिया की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है तो उसे हम क्या देते हैं, यूरेमिया। यूरेमिया, यूरेमिया। और एक शब्द और आता है आपके लिए, एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया, ये रक्त की कमी है भाई, रक्त की कमी। एनीमिया भी है भाई, खून की कमी जब शरीर के अंदर हो जाती है तो इसे हम क्या कह देते हैं, एनीमिया कह देते हैं। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा इसका, ए, यूरेमिया कहते हैं। जब किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी भाई, किडनी के जो नेफ्रॉन है, इसकी संरचनात्मक जो इकाई है ना, नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन के द्वारा फिर रक्त का क्या नहीं हो रहा है, शुद्धिकरण। तो हमारा उत्सर्जी पदार्थ मेन रूप से है ही क्या, यूरिया। और यूरिया का जो निर्माण है वो कहाँ हो रहा है भाई, हमारे शरीर के अंदर, यकृत में। तो इसकी मात्रा हमारे ब्लड में क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से इसे हम क्या देते हैं, यूरेमिया। और इस तरीके से यदि किडनी में यदि पथरी भी बन गई है और भी कोई समस्या है किडनी फेल होने के कारण, हमें फिर हमारे शरीर का कृत्रिम रूप से इसका क्या कराना पड़ता है भाई, शुद्धिकरण, जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस करवाना पड़ता है। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, यूरेमिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पक्षी कैसे होते हैं भाई, पक्षी काय का उत्सर्जन करते हैं। तो अभी पढ़ा था हमने ये क्वेश्चन भाई, जवाब दे दिए सभी लोग फास्ट। पक्षी हमारे जो होते हैं ना, वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कह देते हैं, यूरिकोटैलिक कह देते हैं भाई। यूरिकोटैलिक भाई, हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्यों, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये बीट के साथ ही यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है पक्षी कैसे होते हैं, यूरिकोटैलिक। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है भाई। वृक्क बोले तो यही किडनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, किडनी, यही हमारा क्या है, मेन रूप से शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है क्या, किडनी। तो पथरी काय के कारण बनती है भाई, इसका नाम आपको याद रखना है। तो पथरी बनती है हमारे क्रिस्टलों के कारण, काय के ऑक्जिलेट क्रिस्टल होते हैं, जो हमारे लवण साल्ट होते हैं ना, वो साल्ट हमारे इसके अंदर जम जाते हैं और जमकर और क्रिस्टल के फॉर्म में उसके अंदर जमा हो जाते हैं। तो हमारा आंसर जाएगा, ऑक्जिलेट लवणों के क्रिस्टलों से हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है भाई, पथरी बनती है, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन। किडनी स्टोन हमारा कहलाता है। इसकी वजह से किडनी में दर्द है और भी समस्या है, किडनी फेलियर के कारण भी ये बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 132, की ऊंचाई पर मनुष्य में वहां लाल हृदय कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर, पहाड़ों पर चढ़ाई करता है तो उस समय पर उसके शरीर के अंदर ऊंचाई पर जाने पर वृद्धि हो जाती है, किस चीज की। तो ये बात याद रखना है। क्यों, जैसे जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे भाई, ऊंचाई पर जैसे ही हम चढ़ाई करेंगे तो ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है भाई, कम होने लगती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, और हमारी जो ऑक्सीजन है उसका जो परिवहन किया जाता है ना, वो हमारी आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन HbO2 रूप में इस ऑक्सीजन का क्या करता है भाई, परिवहन करता है। जब ऑक्सीजन की संख्या में क्या जाएगी, कमी, तो हमारे शरीर के अंदर की बात यदि हम करें तो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ऊंचाई पर जैसे ही हम जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होगी और आरबीसी की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बात हमें याद रखना है, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कह देते हैं, और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। तो आंसर हमारा बी, ऑक्सीजन की कमी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, अच्छे से देखिए सभी लोग, कि किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु वो श्वसन की क्रिया करता है। ऐसा कौन सा जीव है हमारे पास कि उसके अंदर ब्लड नहीं होता है किंतु वह श्वसन की क्रिया जरूर करता है। तो क्या है, केंचुआ ब्लड होता है, मेढक ब्लड होता है, फिश, मीन मतलब फिश, मछली, ब्लड होता है। लेकिन हाइड्रा ही हमारे पास एक ऐसा जंतु है जिसके अंदर
ब्लड नहीं होता है, लेकिन ये श्वसन की क्रिया करता है भाई, श्वसन करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। याद रखना है सभी लोगों को, हाइड्रा हमारा इसका क्या होगा जवाब। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है भाई, जो हमारा रेस्पिरेशन है उस श्वसन की क्रिया का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, ये बात हमें याद रखना है भाई। तो श्वसन की क्रिया हमारी जो है ना का नियंत्रण की यदि अपन बात करें तो हमारे मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु के द्वारा हमारे पास तंत्रिकाओं के माध्यम से इनका निर्माण हो रहा है। तो इसमें भी यदि हम बात करें तो मेन रूप से हमारे पास जो दे रखा है ना श्वसन की क्रिया का निर्माण तंत्र या नियंत्रण जो होता है ना वो होता है स्वचालित तंत्र का तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ANS के द्वारा होता है भाई। इसको सभी लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी वाला, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 135, 135 है भाई, जिसमें ले रहा है सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स यानी आवेग प्रारंभ होते हैं, ऐसा कौन सा है भाई हमारे पास। तो चार ऑप्शन हमें दे रखा है, मेडुला से, सेरिब्रम से, अगला है स्पाइनल कॉर्ड से, या वेगस तंत्रिका से, ये हमें दे रखा है। तो ऐसी यदि हम बात करें तो हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मस्तिष्क का पीछे वाला जो भाग है हमारा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे होता है और उपापचय है, रक्तदाब है, हृदय की धड़कन है, और हमारी जो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी इसी के माध्यम से होता है, ठीक है। लेकिन इम्पल्स प्रारंभ की हम बात कर रहे हैं कि ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स का प्रारंभ कहाँ से होता है भाई, हमारे मेडुला से होता है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा मेडुला। क्लियर। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है भाई, ये हमें बताना है भाई। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं भाई, हृदय धड़कन नहीं दे रखी है, ये हमारा जो हृदय है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बीट पर मिनट, वो नहीं दे रखा है। हमें दे रखा है कि एक सामान्य मनुष्य की हम बात करें तो 1 मिनट के अंदर सांस लेता है, कितनी बार सांस लेता है, ऐसा हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ये होता है हमारा करीबन 14 से 18 बार, जिसे हम ब्रीथिंग कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 1 मिनट के अंदर सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये हमारा ब्रीथिंग कहलाता है, जिसके अंदर हम एक्सपायरेशन करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, वो इंस्पायरेशन करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, और एक्सपायरेशन मतलब बाहर सांस छोड़ते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस मिलके हमारी कहलाती हैं क्या, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो ब्रीथिंग मतलब सांस ली और बाहर छोड़ी, ऐसा हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार कर रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर हम ऐसा कर रहे हैं कितनी बार, 14 से 18 बार। बाद बाकी कि हम हमारे हृदय की बात करें, हृदय की जो धड़कन होती है ना वो 72 बीट पर मिनट होती है। एक सामान्य व्यक्ति का जो हृदय है ना वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भाई, 72 बार धड़कता है। तो हमारा आंसर जो है ना इसका जाएगा 14 से 18 बार के। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है भाई, जवाब दें। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, या स्पाइनल कॉर्ड है, या मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो श्वसन की क्रिया इन चार ऑप्शनों में से भाई कुछ सही क्वेश्चनों का जवाब दे दी कि श्वसन की क्रिया का जो नियंत्रण है ना वो नियंत्रण किसके द्वारा हमें हो रहा है। चार ऑप्शन है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसको जस्ट अभी हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन के ही अंदर कि जो हमारा मेडुला वाला भाग होता है ना उसके द्वारा हमारा श्वसन की क्रिया का क्या होता है, नियंत्रण होता है। बाकी का जो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं, ये हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र के भाग है। और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हमारा है ना वो ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा होता है, जिसे हम छोटा दिमाग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा ही श्वसन की क्रिया का क्या होता है, नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, जिसमें दे रखा है हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है भाई, ऐसा क्वेश्चन हमें दे रखा है जी। हाइबरनेशन जो है ना उसके समय वो श्वसन किससे करता है। देखो हाइबरनेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके समय मेढक जो है ना वो अपनी शीत निद्रा के अंदर चला जाता है, ठीक है।
और उस समय पर वो जो श्वसन की क्रिया जो करता है ना हाइबरनेशन के समय पे, वो करता है अपनी त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा श्वसन करता है। तो मतलब मेरा फेफड़ों के द्वारा भी सांस ले सकता है, मुख गुहा के द्वारा भी सांस ले सकता है, और त्वचा के माध्यम से भी सांस ले सकता है। अब ये कंडीशन इनके अंदर जो दिखी जाती है ना जीव जंतुओं के अंदर, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए ये प्रक्रिया है वो इनके द्वारा अपनाई जाती है। तो मेढक की हाइबरनेशन के समय जो श्वसन करता है ना वो चला जाएगा इसका आंसर क्या, डी, नम त्वचा के द्वारा सांस लेता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य में निश्वासित वायु में दो की कितनी मात्रा होती है। भाई क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की मात्रा, यानी O2 की मात्रा ऐसे है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है। भाई ये बात हमें याद रखना है भाई, सभी लोगों को अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि निश्वासित वायु की मात्रा कितनी होती है। तो भाई देखो मनुष्य दो तरीके से श्वसन कर रहा है भाई, एक कर रहा है इंस्पायरेशन यानी इंस्पिरेशन जिसके अंदर वो सांस अंदर ले रहा है भाई, सांस क्या ले रहा है अंदर, और एक कर रहा है एक्सपायरेशन या एक्सपीरेशन, और इसके द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ रहा है भाई, बाहर छोड़ रहा है। ये दो प्रोसेस इसके अंदर हो रही है। तो जो इंस्पिरेशन की क्रिया है वो तो ले रहा है 21% ऑक्सीजन, कहाँ से ले रहा है भाई, वातावरण में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, उस ऑक्सीजन को लेता है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन छोड़ता है बाहर की तरफ, उस समय पे भी ऑक्सीजन पूरी की पूरी नहीं छोड़ी जाती क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा छोड़ी जाती है। तो एक्सपीरेशन के समय पे 17% ऑक्सीजन बाहर भी छोड़ी जाती है भाई। तो ये हमें याद रखना है। तो ऑप्शन में हमारे पास 17 नहीं दे रखा है, 4% दे रखा है, 16%, 10%, 20%। तो हमारा आंसर चला जाएगा बी वाला 16 वाला 16%। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 140, और 140 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। भाई ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चार आयन्स हमें दे रखे हैं कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। सोडियम आयन दे रखा है, पोटेशियम आयन दे रखा है, कैल्शियम आयन दे रखा है, और मैग्नीशियम आयन हमें दे रखा है। तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के अंदर जो भी कार्बनिक अम्ल होते हैं ना उनकी सांद्रता में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ गया हमारी आंखों से संबंधित। तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कि मतलब हमारी आंख के अंदर जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए हमारी आंख के अंदर कुछ मांसपेशियां पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, आइरिस कहते हैं। और मतलब जिसको हम कहें आइरिस, कॉर्निया के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना वो क्या कहलाता है, आइरिस। और आंख में प्रकाश जो होता है ना वो कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। और जो एक पॉइंट और याद रखना है कि जो कहते हैं ना आंख दान में दे दी है भाई हमने, आंख दान में, तो आंख दान के समय कौन सा भाग आंख का दान में दिया जाता है भाई, ये बात सभी लोगों को याद रखना है। तो वो दिया जाता है कॉर्निया, एक झिल्ली है कॉर्निया, इसको ही आई डोनेट की जाती है भाई, पूरी आंख को नहीं दिया जाता है। ठीक है। तो आंख में पड़ने वाला जो प्रकाश होता है ना उन प्रकाश को या उन किरणों को नियंत्रण करने वाला जो काम होता है ना वो होता है हमारे आइरिस के द्वारा। ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा इसका क्या, आइरिस। अगला क्वेश्चन 142 में पूछा है कि मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है भाई। तो शरीर के मस्तिष्क की यदि बात करें तो पूरी बॉडी का मेन संचालन जो किया जा रहा है ना वो किया जा रहा है किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क के अलग अलग भागों के द्वारा अलग अलग बॉडी में अलग अलग अंगों का क्या किया जा रहा है भाई, नियंत्रण किया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन हमसे देखा है। तो ताप का नियंत्रण है जो वो किया जाता है हमारा इसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा भाई। तो याद रखना है सभी लोगों को, मस्तिष्क का अंदर जो ताप का नियंत्रण केंद्र जो होते हैं ना वो कौन सा कहलाता है, हमारा हाइपोथैलेमस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन नंबर 143, जिसमें हमसे पूछा है कि सबसे लंबी कोशिका, क्वेश्चन ही पूरा गलत है भाई, जिसमें है हमारा सबसे लंबी कोशिका है, कोशिका भाई, इस कोशिका है जिसका जवाब सभी लोगों को मालूम है भाई। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि तंत्रिका कोशिका है हमारी,
ठीक है, या अस्थि कोशिका है, या पेशीय कोशिका है, या डेंड्राइट्स है। तो आंसर इसका चला जाएगा भाई क्या, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में पूछा है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, एक मनुष्य स्मृति यानी मेमोरी लॉस कर बैठा है, तो इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हो सकता है। एक मनुष्य की पूरी मेमोरी खत्म हो गई है, उसे कुछ याद नहीं है, तो मेमोरी से रिलेटेड चीजों को याद रखने से संबंधित मस्तिष्क का वो कौन सा वाला भाग है, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा भाई। तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा जो सेरेब्रम है, जिसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसकी वजह से पूरी मेमोरी हम खो बैठते हैं। मस्तिष्क के अलग अलग भाग हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका 144 का क्या हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई सभी लोग, कि न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। न्यूरॉन्स की कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है भाई, ये हमें बताना है। न्यूरॉन्स कोशिकाओं की, जिन्हें हम कहते हैं तंत्र का कोशिका। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं भाई। हाँ जी। तो न्यूरॉन्स जो है ना, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं भाई, तंत्रिका कोशिका कह देते हैं, तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर के अंदर इंफॉर्मेशन जो है ना, सूचना जो है ना, वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित करने का, वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने का काम करती हैं भाई। तो इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगी भाई, तो सबसे ज्यादा ये पाई जाती है किसके अंदर, मस्तिष्क के अंदर भाई। याद रख, बाद बाकी मिलेंगी पूरी बॉडी के अंदर, शरीर में, आँख के अंदर भी हैं, जीभ में भी हैं, हृदय में है, सब में तंत्र का कोशिकाएं मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेंगी हमें काय के अंदर, ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, ऐसा कौन सा जंतु है। कि निम्न में से किस जंतु में तंत्र का तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, ये है क्वेश्चन आपका। ऐसा कौन सा जंतु है भाई। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि भाई श्वसन की क्रिया करता है लेकिन ब्लड नहीं पाया जाता है, ऐसा जंतु कौन सा था, वो था हमारा हाइड्रा। तो हाइड्रा है जिसके अंदर तंत्र का तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है भाई सभी लोगों को, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे रखा है भाई, टेस्ट सीरीज 47 क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चनों का आज हमने टारगेट रखा था, तो 50 क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व करने की ओर हैं, ठीक है। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है भाई, हमें ये बताना है कि अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क जो है ना, उसमें से कौन सा जो भाग है वो सबसे ज्यादा विकसित होता है। तो भाई बात करें कि भाई मेमोरी की बात की जाए, मनुष्य के अंदर मेमोरी जो है ना, वो लंबे समय तक अपनी मस्तिष्क के अंदर मेमोरी को, वो स्मृति को रख सकता है। तो ऐसा वाला जो भाग कौन सा है मनुष्य के अंदर, वो है हमारा कौन सा, प्रेम मस्तिष्क। तो आंसर इसका चला जाएगा हमारा क्या, ए। अन्य जीव जंतुओं की बात करें तो ये वाला भाग अन्य जीव जंतुओं में कम विकसित होता है, इसलिए वो बहुत सी चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। तो याद रखने का कारण यही है मनुष्य का, क्योंकि मनुष्य का सबसे अच्छा भाग विकसित होता है कौन सा, प्रेम मस्तिष्क। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, इसकी बात करें लैंगरहैंस के उपद्वीप, जिन्हें हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं भाई, ये किसके अंदर पाई जाती हैं भाई, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो भाई लैंगरहैंस द्वीपिका की जो कोशिकाएं हैं ना, ये कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, काय में, हमारे अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय, जिसे हम पैंक्रियाज भी कहते हैं, अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं। और इनसे इंसुलिन का स्त्रावण होता है भाई, इंसुलिन किससे, लैंगरहैंस की द्वीप की कोशिकाओं से इंसुलिन, इंसुलिन का स्त्रावण होता है। और जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, इसकी इंसुलिन की, तो हमें डायबिटीज हो जाती है भाई, डायबिटीज, डायबिटीज जिसे हम शुगर की बीमारी कहते हैं। इसके लिए हमें बाहर से इसके लिए इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में लेना पड़ता है इंसुलिन को।
तो यही है हमारी शुगर की बीमारी। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस की दीपिकाएं यदि इस इंसुलिन का स्त्रावण कम कर देती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है, शुगर, उसका लेवल क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। इसी को हम शुगर की बीमारी या डायबिटीज कह देते हैं। तो आंसर हमारा इसका जाएगा क्या, अग्नाशय। लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशय के अंदर। क्वेश्चन अगला, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। देखो भाई हमारे शरीर के अंदर अलग अलग अंगों से, ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्त्रावण होता है जो हमारी वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। और ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं भाई। पीयूष ग्रंथि का एक और नाम सभी लोग बताएंगे क्या होता है भाई, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और भाई इस मास्टर ग्रंथि की मास्टर कौन है भाई, मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहा जाता है भाई, याद रखना है सभी लोगों को, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर इसको बोला जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि जो है ना वो कहाँ स्थित होती है भाई, मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है, ठीक है भाई। तो इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं भाई, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो जो वृद्धि हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, जिसे हम GH ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, इसका स्त्रावण होता है किससे, इसी ग्रंथि से। इस हार्मोन की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे शरीर की हाइट नहीं बढ़ती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है हमारे शरीर की भाई, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई सभी को, अग्नाशय है, यकृत है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है भाई। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की यदि हम बात करें तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, यकृत, ठीक है। तो ग्रंथियों की भी बात की जाए कि ग्रंथियां भी दो तरीके की हैं, एक बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं हमारे पास जो अपने स्त्राव को, इनसे निकलने वाला जो रासायनिक पदार्थ है उसको ये क्या कर देती हैं, नली के माध्यम से ब्लड के अंदर मिला देती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ना, ये इनके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है, ये सीधा सीधा रक्त के अंदर अपने रासायनिक पदार्थों को क्या कह देती हैं, रक्त के अंदर मिला देती हैं। तो भाई सबसे बड़ी ग्रंथि का आंसर हमारा चला जाएगा क्या, यकृत। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने करीबन 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो सभी लोग सबसे पहले अगेन, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट भी हमें करें। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें यदि कोई भी क्वेश्चन कहीं मिस हुआ है, कोई और अलग से यदि पॉइंट है, कहीं कोई दिक्कत है, तो भाई सभी लोग हमें कमेंट करें, जिसमें हमने आज की 6 क्लास के अंदर करीबन 50 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। और ये सीरीज अभी आपकी कंटिन्यूस रहेगी, जिसके अंदर हमने अभी टारगेट रखा हुआ है कितना, 1000 एक सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कराने का। तो हम बायोलॉजी के अंदर भी करीबन 1000 क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, और केमिस्ट्री के अंदर भी हमारी अगली सीरीज आने वाली है 1000 क्वेश्चन, और फिजिक्स के अंदर भी हमारी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज आने वाली है। तो इस तरीके से हम करीबन 3000 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कराने का एक टारगेट आपके लिए रखा हुआ है। जो भी आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी चाहे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एग्जाम है आपके, जिसके अंदर साइंस का जो लेवल है वो अच्छे लेवल से साइंस जो पूछा जा रहा है, उसके लिए आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए। और यही टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि कहीं कोई डाउट लगता है क्वेश्चनों में समझने में, यदि फिर भी दिक्कत है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए सभी लोगों को, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है उसमें आपको इन 50 क्वेश्चनों की PDF सभी को अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप इस PDF को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से आप इनको देख सकते हो। यदि फिर भी कहीं क्वेश्चनों में यदि डाउट लगता है आपको, तो एक बार अगेन दोबारा से आप वीडियो को रिपीट करके, पॉज करके, स्क्रीनशॉट लेके उन क्वेश्चनों को भेजिए हमें। हाँ, बाकी के सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर मिल जाएगी। तो सभी लोग को लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगले 50 क्वेश्चनों के साथ हम आपके सामने अगली क्लास, जो कि हमारी इस जनरल साइंस की 7th क्लास रहेगी, उस क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर।